गुड इवनिंग बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, चलिए भाई शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल ही रहा है अपना। लास्ट में क्वेश्चन क्या किया था अपन ने, ये चेक करना है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्वेश्चन जो एक बार मैं देखता हूँ ना, आपसे पूछता जाता हूँ, बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। एक तो ये ग्राफ वाला ए से चालू हुआ, इधर से जाके 2A पे पहुंच रहा है। रिएक्टेंट ए से चालू हुआ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये वाला कर लिया अपन ने। अप्रोक्सीमेटली 94% इन 40 मिनट्स, 94% इन 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली वाला केस। ये वाला ये नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ज़रूर किया होगा, ये भी किया होगा अपन ने। चलिए फिर अब लिखेंगे अगला सवाल। रिएक्शन 2A gives B, reaction 2A gives B is completed approximately 94% in 40 minutes. Approximately 94% in 40 minutes. Then find K in per minute. ग्राफ के नेचर का रीजन, हाँ ठीक है, उस पर बात कर रहे हैं अपन। अभी एक बार अपन टेस्ट के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। और जो वो एक पार्ट एडिशनल की अपन ग्राफ से कैसे पता करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये जो ग्राफ वाला मैंने अभी क्वेश्चन बताया, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर क्यों है वो चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। उसका रेलेवेंस नहीं, अभी थोड़ा कोर्स कंप्लीशन अपना टेस्ट के लिए एटलीस्ट वो करना है। तो इस सवाल को करो पहले तो। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है ना, यूनिट से पता चल रहा है। जो के की यूनिट है टाइम इनवर्स, तो इससे पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर। So this is telling us first order. चलिए सरल सवाल है ना, हो जाना चाहिए अब तक तो। फ्रैक्शनल लाइफ का फॉर्मूला लगा सकते हो, T 94% के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल में कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं। अप्रोचेस क्या क्या होती है, सबसे पहले पहचाना ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फिर अपन ने देखा डिटेल्स क्या दी हुई है, 94% कंप्लीशन के लिए 40 मिनट लगते हैं, यानी एक परसेंटेज दिया हुआ है और उतना परसेंटेज कंज्यूम करने के लिए टाइम दिया हुआ है। पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू 0.94 आ जाएगी, एफ की वैल्यू वो फीड कर देना, और T 94% को 40 मिनट फीड कर देना। इससे हमारे पास में जो किया आएगा वो अपने पास में पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो यही हो गया कि हमारे पास T 94% के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ln ऑफ 1/1 - f। f क्या है, फ्रैक्शन कंज्यूम्ड।
तो परसेंटेज 94% है तो फ्रैक्शन 0.94 हो गया अपॉन के इफेक्टिव 2k, ये वैल्यू डाल दी इधर 40 इज इक्वल टू ln 0.06 आ जाएगा, दैट इज 100/6 अपॉन 2k, और k बराबर ln 50/3 ओवर 80। ये टाइम हमने मिनट्स में डाला है तो ये पर मिनट में आ गया आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। मेथड 2, मेथड 2 थोड़ा अप्रोक्सीमेट है और सवाल में बोला भी अप्रोक्सीमेटली 94% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो आपको ये पता है T 93.75% इज 4 हाफ लाइफ्स, तो इसका मतलब T 94% इज ऑलमोस्ट 4 हाफ लाइफ्स। तो यहां से हमने निकाल लिया 4 इंटू ln2/k इफेक्टिव, दस, ठीक है, ये 10-20 ln2/20। अब शक्लें दिखने में अलग अलग दिखे बट न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी क्लोज आनी चाहिए, ये पॉइंट है बस। और क्वेश्चन में पर मिनट का, सॉरी अप्रोक्सीमेटली का बोल दिया गया था। तो इधर 10 और फिर 10 को वापस इधर ले आए, के को उधर ले गए। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व होकर के आगे वो अपना रेलेवेंस नहीं है, आप अपनी अप्रोचेस बिल्डअप करें बस। तो हमारे पास परसेंटेज दिया है, टाइम दिया है, तो पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला दिस इज द जनरल फॉर्मूला अप्रोच हो गया। ये हमारे को दिख गया कि अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं और 94% 93.75% के क्लोज है, और ये 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होता है, तो उसका हम बेनिफिट ले रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखो एग्जाम में आया तो क्या सही होगा, टेक्निकली तो ये सही है ही सही, इसी से जाना चाहिए, लेकिन सवाल बनाने वाले का माइंड जब रीड कर रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली बोल दिया अगर सवाल की लैंग्वेज में, तो 94% फिगर चूज करने के पीछे 91% क्यों नहीं, 97%, 94% क्यों, अप्रोक्सीमेटली वर्ड क्यों, क्यों कहीं ना कहीं सवाल बनाने वाला इस थॉट पे जाना चाहता है। तो ऐसे हम कई बार माइंड रीड करके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, कर लिया होगा वैसे अभी तक। अब 2 एक्सपेरिमेंट होंगे सवाल में, 2a से b, a से बनता है c। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रिएक्शन हो रही है 2a गैसियस स्टेट से बनाता है b गैसियस स्टेट, उधर a गैसियस स्टेट से बनता है c गैसियस स्टेट। t इक्वल टू 0 पर a 0 a 0, यहां से रिएक्शन चालू हुई। इसका रेट कांस्टेंट k1, इसका रेट कांस्टेंट k2। if k1 is equal to 0.0693 per minute and k2 is equal to 0.1386 per minute, then find ratio Pb by Pc, pressure of B by pressure of C at t equal to 23 minutes। 23 मिनट बाद
बी और सी के प्रेशर का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन है अभी जो दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और ये दोनों डेटा इधर और इधर वाले t इक्वल टू 0 पे एक साथ शुरू किए गए। जब समय की शुरुआत हुई ये रिएक्शन ए मोल से स्टार्ट हुई है, या कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम फिक्स ही रहता है वैसे, तो ए और ए है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए और इनके कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है और K1 K2 की वैल्यू दे रखी है। 23 मिनट बाद में बी और सी का जो प्रेशर होगा उसका रेशियो पता करना है। बढ़िया से सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, वेट नहीं करना है कि भाई ठीक है बोर्ड पे सॉल्व होगा तो नोट कर लेंगे, वो सारा पर्पस खत्म हो जाता है। हाफ लाइफ निकाल के कर सकते हैं क्या? हाफ लाइफ निकाल के देख सकते हो अगर वो बेनिफिशियल जा रहा है। वैसे मेरे को दिखता नहीं कि ये 23 मिनट के लिए कुछ भी बेनिफिशियल जाएगा, सोच सकते हो भाई हाफ लाइफ अच्छी आएगी, निकाल लोगे नंबर थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन वो हाफ लाइफ का होल मल्टीपल नहीं होगा, होल नंबर मल्टीपल नहीं होगा। पीबी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आरटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जीत, है ना। प्रेशर ऑफ बी को कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी और दोनों कंडीशन में टेम्परेचर सेम है, बोथ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट सेम टेम्परेचर कंडीशन। या यूं मैं सीधा सीधा कह दूं कि प्रेशर का रेशियो या कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो एक ही बात है, ठीक है। तो जो प्रेशर का रेशियो पूछा गया है तो आप कॉन्सेंट्रेशन का निकाल दोगे, वही सेम चीज है। सिक्स एस टू वन आदर्श ने एक आंसर रिपोर्ट किया है। टू इज टू वन सुहानी ने आंसर रिपोर्ट किया है, 6:1 अजीत ने रिपोर्ट किया है, 1:2 आर्य ने रिपोर्ट किया है, प्रथम यानी प्रद्युम्न ने, 5:3, 4:1। अब आंसर आ रहे हैं कई सारे, काफी सारे बच्चों के। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में एक टाइम इंस्टेंट दिया हुआ है 23 मिनट, जो दोनों के लिए सेम, ऑफ कोर्स दोनों रिएक्शन t = 0 पे एक साथ चालू हुई है, तो 23वें मिनट पे दोनों के प्रेशर का रेशियो पीबी और पीसी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो टाइम ड्यूरेशन सेम है तो फ्रैक्शन कंज्यूम पता कर लेते हैं कि इस समय में कितना फ्रैक्शन कंज्यूम होता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला देखें फ्रैक्शन लाइफ का, TF बराबर ln of 1/1 - f ओवर K इफेक्टिव, ठीक है। अब K इफेक्टिव क्या है फॉर फर्स्ट रिएक्शन? K इफेक्टिव होता था N1 K1 या N1 K बेसिकली, तो 2 × K1। K1 की वैल्यू जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.1386 पर मिनट आ जाता है। K इफेक्टिव फॉर सेकेंड रिएक्शन, कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट 1 × K2, बेसिकली K2 ही आ गया, 0.1386 पर मिनट। तो ये सवाल जब मैंने बनाया था मेरे दिमाग में ये थॉट पे था, मैंने जानबूझ के ऐसा अजीब सा टाइम इंटरवल दिया 23 मिनट, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये देख लो दोनों के लिए टाइम 23 मिनट यानी सेम है, TF की वैल्यू सेम,
के इफेक्टिव दोनों के सेम हो गए, है ना। के इफेक्टिव निकाल के देखे तो दोनों का के इफेक्टिव सेम हो, ये सेम, तो दोनों का फ्रैक्शन कंज्यूम्ड सेम आएगा। अब वो 23 मिनट में कितना फ्रैक्शन कंज्यूम होता है ये निकालने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि दोनों रिएक्शन किसी भी टाइम पर सेम परसेंटेज कंप्लीट हो रखी होंगी, सेम फ्रैक्शन कंज्यूम्ड होगा। यहाँ 23 मिनट हो, 27 मिनट हो, 29 मिनट हो, कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम परसेंटेज कंज्यूम होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके आगे हमें 23 मिनट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। as TF and K effective are same for the two reactions implies fraction F consumed are also same। अब आ जाते हैं इक्वेशन पे। तो 2a से बनना है b, a से बनना है c। a से चालू हुआ 0 है, a से चालू हुआ ये पहले 0 है। अब इसमें से f फ्रैक्शन चला गया तो a में से af चला गया, है ना। a का f फ्रैक्शन कैसे निकालते, मल्टीप्लाई करके। तो a का f फ्रैक्शन af a में से चला गया, जितना खर्च होता है उसका आधा ही बनता है, क्योंकि 2 से 1 बनता है, देखो आधा बन रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार ये af/2 बन जाएगा। यहां से भी सेम फ्रैक्शन जाना है, a में से af चला गया, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1:1 की है, जितना जाता है उतना ही बन जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। So pressure of B by pressure of C is same as concentration of B by concentration of C, AF/2 upon AF 1/2। ये आंसर आ गया, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से नहीं कर सकते हैं क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से क्या लिख पाओगे? जैसे यहाँ पे लिखोगे भी तो T=20, उसमें टाइम का रोल ही नहीं ना। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में तो टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर टाइम की वैल्यू 23 मिनट्स डाल दो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकाल लो। अगर एफ नहीं कट रहा होता तो कैसे होता? एफ तो कटता ही कटता, क्यों नहीं कटता? अगर यहाँ पे दोनों में सेम क्वांटिटी दे के रखी है, ए और ए से चालू किया है और के दोनों का सेम, अगर नहीं कटता मतलब ऐसे केस में नहीं कटता। मैं बताता हूँ, देखो कि अगर हमारा के इफेक्टिव डिफरेंट आ जाता, अगर के इफेक्टिव डिफरेंट आ जाता तो फिर तो एग्जैक्टली 23 मिनट में निकालना पड़ता, फिर हम ये नहीं बोल सकते सेम परसेंटेज कंज्यूम हो रहा है ना, क्योंकि के इफेक्टिव सेम है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ये 23 मिनट जो डाला अपन ने, तो हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन कंज्यूम्ड सेम है। अगर वो के इफेक्टिव डिफरेंट आ जाता तो हमें एग्जैक्टली 23 मिनट के लिए सॉल्व करना पड़ता। अभी मैंने 23 का कोई यूज नहीं किया है, बस मैंने देखा कि टीएफ सेम है, के इफेक्टिव सेम है, बस इतना ही यूज किया। इन दैट केस हमें एग्जैक्टली वैल्यू पे निकालना पड़ता, डेटा में जाना पड़ता, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा पे जाना पड़ता। फिर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज कर सकते थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के लिए फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के लिए फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मतलब प्रेशर का रेशियो, वैसे जाते, ठीक है। तो अब अलग से बता देना काव्य, मतलब कि व्हाट्सएप पे बता देना, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो अपना रेट का जो फॉर्मूला है डिफरेंशियल रेट लॉ, उसमें तो कहीं भी जो है कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ रेट और कॉन्सेंट्रेशन होती है, रेट का कहीं रोल ही नहीं, यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, रेट का कोई डेटा नहीं हमारे पास अभी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से फिर भी सोच सकते थे। ए में से एफ नहीं गया, ए में से एफ गया, एफ फ्रैक्शन गया है। परसेंटेज सोच लो, जैसे मैं बोलता हूं कि 100 में से 10% चला, 100 में से, चलो 100 तो नंबर ही ऐसा है, 50 में से 10% चला गया तो 10 थोड़ी घटा देते हैं, 50 का 10% कैसे निकाल देते हैं? 10, 50 × 10/100। तो ऐसे जब फ्रैक्शन जाता है
तो ये जो लिखा हुआ है 10/100 ये फ्रैक्शन ही तो है, 10% था, तो 10% को फ्रैक्शन बनाया 100 से डिवाइड करके, ये बन गया फ्रैक्शन, और ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन को एफ को ओरिजिनल वैल्यू ए से मल्टीप्लाई किया, उतना जाता है ना, ये बेसिक चीजों के अंदर मत अटको। बाकी चीजें कांस्टेंट मानी, यहाँ जैसे टेम्परेचर कंडीशंस बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया हुआ है कांस्टेंट, वैसे बोलना चाहिए सवाल के अंदर, सही अच्छी लैंग्वेज सवाल की होती है तो उसमें बोलते, क्योंकि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है तो इसके अंदर वैसे बाकायदा बोलना चाहिए कि भाई दोनों रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे की जा रही हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन से, ऐसा भी क्लियरली बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोल्स मानने पे भी चीजें अलग हो सकती है, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते थे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, इसी सवाल में होमवर्क आ गया है, वो ले लो पहले तो। सॉल्व द अबव प्रॉब्लम सॉल्व द अबव प्रॉब्लम विद, कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हैं हम लोग, ए एंड 2A, with A and 2A as the initial concentration of A in the first and second experiment respectively। ठीक है, सरल पार्ट है, अब तो ये सिमिलर लॉजिक पे एक आपके लिए भी हो गया घर पे करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से आप दोबारा कर सकते हैं ये सब चीज। ठीक है, ये घर पे कर लेना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ए से बनते हैं प्रोडक्ट और 2B से बनते हैं प्रोडक्ट। A gaseous state giving products rate constant K1 and 2B gaseous state giving some products rate constant K2 are started with 6 ATM and 2 ATM as pressure of A and B respectively। Pressure of A and B respectively। If T 10% for first and second reaction, if T 10% for first and second reaction are 2 minute and प्रेशर की वैल्यू 6 ATM ली है अपन ने, ठीक है, 2 minute and 6 minute, then find value of
time when PA is equal to PB, then find value of time when PA is equal to PB. प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर भी बराबर हो जाए वो टाइम निकालो, and also find the value of that pressure. And also नीचे दिखेगा ना, find value of that pressure. ओके कार्तिक, बढ़िया. हाँ आदित्य सही कह रहे हो, है ना. चलो अभी इसी सवाल को करेंगे, इस पे फोकस करें सभी. थोड़ा अपने को स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपका सहयोग एक लगेगा. बहुत सरल सी बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम सवालों के अंदर जो सीखने वाला पार्ट है और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर तो फोकस करेंगे, वो तो समय में कोई कटौती कर ही नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि पढ़ी उसी के लिए रहे. लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कहीं और दिख गया कि उसके आगे सवाल में कुछ भी नहीं बचा, आगे कैलकुलेशन करनी, तो ऐसी बार कई जगह पे अपन छोड़ सकते हैं समय बचाने के लिए. डे एक्सप्रेशन बन के आ गया, अब इसको सॉल्व ही करना है बस, तो फिर इसको अपन वहां पर होल्ड कर देंगे. आप भी ऐसे कर सकते हैं, अभी कॉपी में करते हुए कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ सकते हो अपना, और फिर जब सॉल्व हो तो आपने जितना सॉल्व किया उसको मैच कर लेना, टैली कर लेना. क्या अप्रोच दिखती है इसमें अपने को? इनिशियल प्रेशर की वैल्यूज दे रखी है, टी 10% की वैल्यू यानी कि सर्टेन परसेंटेज कंज्यूम होने में जो समय लगता है वो दे रखा है, यानी एक तरह से एफ पता है, फ्रैक्शन कंज्यूम्ड, और उस फ्रैक्शन को कंज्यूम करने वाला समय भी पता है. तो के इफेक्टिव निकालने के लिए ये जगह बेनिफिशियल है, मतलब पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला K1 K2 निकाल के प्रोसीड करेंगे. प्रोसीड कहां से करेंगे? प्रोसीड यहीं से करेंगे जहां से मैंने भी बताया. आपको ये देखना चाहिए कि अपने से पूछा गया कि वो समय निकालो जब पीए बराबर पीबी हो जाता है. देखो ज्यादा अच्छा तरीका तो ये होता है, जब कभी आपको चीजें थोड़ी कम रिलेट होगी, हम कैसे सोचेंगे कहां से शुरू करेंगे, तो आप वहां से शुरू करो जहां से चीजें पूछी गई. तो वो पूछ रहे कि वो समय पता करें जब दोनों के प्रेशर बराबर हो गए. तो वेरिएबल मानने से ना डायरेक्ट तो कह देंगे कि लेट टी इक्वल टू T1 इज द इंस्टेंट जब दोनों प्रेशर बराबर हो गए. अब किसी गिवन टाइम पे प्रेशर की वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आती है? प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या कॉन्सेंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ये मैं बहुत स्ट्रेस देके बोलता था कि डिफरेंशियल रेट लॉ रेट और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है. तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रेशर यूज हो रहा है, जो अपन ने पहले भी सवालों में किया है. तो अपन पी ए और पी बी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से लिख सकते हैं, है ना, और उनको इक्वेट कर देंगे एट टी इक्वल टू T1 दोनों बराबर हो कैसे मान लेंगे. ये काम कर सकते हैं. इतना करेंगे तो फिर अपने को आगे अपने आप दिखेगा कि उसको सॉल्व करने में क्या चीज की जरूरत पड़ रही है. तो अपन यहीं से शुरू करते हैं. सवाल को सवाल से शुरू किया है ना, स्टेप्स, ये चीजें ज्यादा दिमाग में क्लियर करते रहो, नोट करना सेकेंडरी हो जाएगा. तो यहीं से शुरू किया है कि वो टाइम इंस्टेंट T1 मान लिया, लेट
एट टी इक्वल टू T1, PA इक्वल टू PB। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देते हैं। यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो प्रेशर ऑफ ए इज रिटन एज PA नॉट इंटू ई की पावर माइनस के इफेक्टिव, पहली रिएक्शन की के इफेक्टिव को के इफेक्टिव 1 बोल देता हूं मैं, के इफेक्टिव T होता था, तो T कौन सा ले रहे हैं हम, T1 वाला, और प्रेशर अब भी हो जाएगा PB नॉट इंटू ई की पावर माइनस के इफेक्टिव 2, टाइम तो दोनों के लिए वही है, T इक्वल टू T1, तो दोनों के प्रेशर इक्वेट कर दिए से, यहां से शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास में PA नोट पता है, PB नोट पता है, T1 अपने को पता करना है, और के इफेक्टिव भी अपने को नहीं पता है। तो यानी अगर यहां से T1 पता करना है तो पहले के इफेक्टिव पता करने होंगे। ये सवाल नहीं हमें धकेला है, तो ऐसे सवाल हमें प्रोपेल करता है कि अब आगे क्या करना है। तो जब हम बोलते हैं हमें समझ नहीं आता तो सवाल खुद समझाता है कि क्या करो भाई आगे। तो यहां से शुरू किया, अब सवाल में बता रहा है कि के इफेक्टिव की वैल्यूज निकालो पहले। तो हमने एक डेटा यूज नहीं किया है कि 10% कंज्यूम होने में पहली रिएक्शन में 2 मिनट लगते हैं और 10% कंज्यूम होने में दूसरी रिएक्शन में 6 मिनट लगते हैं। तो पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला यूज करके के इफेक्टिव निकाल लेंगे। फाइंडिंग या फाइंड वैल्यूज ऑफ के एफ, के इफेक्टिव, यूजिंग TF फॉर्मूला, पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर F इक्वल टू 10/100। 10 क्या है, वो परसेंटेज, 10% खर्च हुआ था तो फ्रैक्शन बना लिया 10/100। अगर F 10/100 तो 1 माइनस एफ की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ये 1/10 है ना, 10/100 इज 1/10, 1 माइनस एफ विल बी 9/10। तो ये डेटा डाल देंगे अपन। तो T 10% पहली रिएक्शन की बात करूं मैं, अगर ln 1/9/10, 1 माइनस एफ की वैल्यू डाल दी, ओवर के इफेक्टिव, के इफेक्टिव 1 पहली रिएक्शन का। ऐसा ही दूसरे के लिए T 10% इक्वल टू ln 1/9/10 अपॉन के इफेक्टिव ऑफ 2। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, पहली रिएक्शन में कितना है 10% का समय, 2 मिनट, ये 6 मिनट, हो गया सॉल्व। तो ऐसे प्रोसीड होना होता है ना, थोड़ा धैर्य रखो, अच्छे से एक एक फॉर्मूला रिलेट करने की कोशिश करो, कभी एकदम से खुद को क्लिक ना करें, तो एक एक फॉर्मूला और डेटा सामने रखिए, ये डेटा है, ये फॉर्मूला है, कौन सा वाला सूटेबल लग रहा है, ऐसे थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे देखना नहीं पड़ना चाहिए, बट ठीक है, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में आ गया के इफेक्टिव 1 इज इक्वल टू, डेटा डाल देता हूँ ये ना, ln 10/9 हो गई, ln ऑफ 10/9 अपॉन 2, के इफेक्टिव 2 इज इक्वल टू सेम ln 10/9 अपॉन में 6। ठीक, ये दोनों के इफेक्टिव की वैल्यूज यहाँ पे डाल के सॉल्व किया जा सकता है, या पे काम कर सकते हैं, इसके अंदर लॉग ले सकते हैं बेस ई पर, तो ये पावर टर्म्स गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन बना के छोड़ दूंगा अभी, क्योंकि आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, समझने वाला पार्ट खत्म हो गया अब ना। तो टेकिंग लॉग नेचुरल ऑफ फर्स्ट एंड पुटिंग अबव वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, तो इसका लॉग नेचुरल ले लेते हैं दोनों तरफ, ln ऑफ PA नॉट माइनस के इफेक्टिव 1 T1
is equal to ln of PB naught minus K effective T2, K effective 2 T2 सॉरी T1, T2 तो कुछ है ही नहीं, K effective 2 T1। अब चीज़ों को थोड़ा रीअरेंज कर लें, ln of P naught by PB naught is equal to K effective 1 minus K effective 2 T1 कॉमन। हो गया अब ये सॉल्व। अब डेटा प्लग कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो K इफेक्टिव 1 डाल देना, K इफेक्टिव 2 डाल देना। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी डलेगी? 6 ATM। पी बी नॉट कितना दिया हुआ है? 2 ATM। हो गया सॉल्व, ठीक है। इसके आगे कैलकुलेशन है बस। K1 और K2 फाइंड T 10% पर करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ से प्रेशर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वही ये वाला डेरिवेशन आएगा एक तरह से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अगर आप डालोगे फ्रैक्शन कंज्यूम 10% लेते हो तो ये वाला पार्ट आएगा जो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये सेम चीज आ जाएगी। तो आप TF से जाए या इंटीग्रेटेड रेट लॉ से पहुंचते यहीं पे यही चीज आ जाएगी उसके अंदर से। अच्छा, प्रेशर निकालने की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद प्रेशर भी निकालना था अपने को। तो प्रेशर फिर अपने को इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकाल लेना चाहिए। ये रहा, जो T1 निकल के आएगा वो T1 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और ये कोई भी एक वैल्यू, ये दोनों प्रेशर बराबर है, इनमें से कोई सा भी यूज कर लो और उससे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट, उसकी हम बात नहीं कर रहे, हो सकता है वो कैलकुलेटिव चला जाए, बट पॉइंट इज लॉजिकली ये ऐसे जाने वाला है। अब एग्जाम में कैलकुलेशन जाएगी तो उसके लिए वो आपको सपोर्ट देंगे, है ना, वो लॉग की वैल्यूज या कुछ कुछ जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो वहां पे दे देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने का समय नहीं है अभी, टाइम वेस्ट है वो, ठीक है। सीखने वाला पॉइंट हो गया। कैलकुलेशन और आंसर देखने का आनंद में छोड़ना होगा कि आंसर क्या आ रहा है, दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएगा आगे, ठीक है। बेस यहाँ पर चेंज करना तो बेस चेंज कर लेना, हम नहीं कह रहे कि आराम से हो ही जाएगा। बेस 10 पे चले जाओगे तो हो जाएगा। log 10/9 की वैल्यू आपको पता होती है, मतलब log 10 माइनस log 9 लिख लोगे। log 10 1 होता है, log 9 0.96 होता है। तो बेस 10 पे कन्वर्ट करके कर सकते हो बिना कैलकुलेटर भी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे जाते हैं अब हम। प्रेशर निकालने के लिए यहां से फॉर फाइंडिंग प्रेशर put the obtained value of T1 in integrated rate law, TA बराबर PA नॉट इंटू E की पावर माइनस K इफेक्टिव 1 T1 यहाँ पे डाल देना। कोई सा भी PB वाला भी यूज कर सकते, दोनों बराबर ही है वैसे T1 पे। PA नॉट दिया है, K इफेक्टिव 1 वो लिखा हुआ, T1 निकाल चुके होगे, सब डाल के आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टू first order reactions two first order reactions are given A से बनता है प्रोडक्ट और 2B से बनते हैं प्रोडक्ट। तो सेम पहले जैसी रिएक्शन, ए गैसियस स्टेट से बनते हैं प्रोडक्ट्स, रेट कांस्टेंट K1, और बी गैसियस स्टेट से बनते हैं प्रोडक्ट्स। कोफिशिएंट सेकेंड रिएक्शन में 2 है, 2B है ना, ये 2B है,
2b गैसियस स्टेट से बनता है प्रोडक्ट्स। If in a given time span, if in a given time span, if in a given time span 20% of A and 60% of B, 60% of B have reacted, then find ratio. %20 of A and 60% of B have reacted, then find value of K1 by K2. अच्छा, T इक्वल टू 1 मिनट आंसर है लास्ट वाले का। ये K1 बाय K2 ना, लास्ट में जो दिख रहा है K1 बाय K2 थोड़ा कम दिख रहा है, पर ठीक है, आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। K1:K2 का रेशियो निकालना है। लास्ट वाले का आंसर कुछ बच्चे T इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, और बाकी बच्चे कह रहे हैं लॉग में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है 1.16 आ रहा है, कार्तिक ने बोला 1.16, आदित्य कहते हैं कि लॉग में आएगा। लॉग में तो आएगा ही, लॉग को सॉल्व करने बाद में क्या आ जाता है, छोड़ो खैर, है ना। कैलकुलेशन पार्ट की अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी हम सीखने वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, वो आप घर पे कर सकते हैं ना। तो कीमती समय ग्रॉस एक्टिविटीज पे, लेस वैल्यूएबल एक्टिविटीज पे नहीं लगाएंगे। सोच बिल्डअप करने के लिए समय लगाएं बस, कि कैसे कैसे अपन प्रोसीड करते हैं सवालों में, वो सोच अपने को बिल्डअप करनी है। तो इस वाले का आंसर 1/4, विशाल कहते हैं 1/4। जीत का आंसर थोड़ा अलग है, ln5/2 अपन ln5/4। तो फिर से एक बात आपको मैं कहूंगा, जैसे पिछला सवाल था, जिन भी बच्चों को दिक्कत आई कि सवाल में कैसे प्रोसीड करना है, फिर वो अपन ने अगर डिस्कस करके बताया कि कैसे जाना है, तो उन बातों को हमेशा सवाल करने के बाद आप भी हैबिट बनाएं कि जब भी कोई सवाल कर लो उसके बाद वापस से देखो और सोचो कि सवाल में की पॉइंट क्या था, कैसे हम प्रोसीड हुए, उन बातों को सोचना चाहिए, सीखते टाइम ये काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रमुख बातें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मुलेशन लगेंगी, साफ साफ बता दिया गया है। एक गिवन टाइम स्पेन में, यानी दोनों के लिए टाइम सेम है, वो सेम टाइम इंटरवल के अंदर, जहां पे पहली रिएक्शन 20% कंप्लीट होती है, दूसरी रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाती है, तो K1 और K2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास में गिवन टाइम स्पेन में परसेंटेज कंप्लीटेड दे रखा है, मतलब कि एक तरह से फ्रैक्शन कंज्यूम्ड दे रखा है। ठीक है, आप चाहे तो पार्शियल लाइफ से जा सकते हैं, पार्शियल लाइफ के फॉर्मूले से। पार्शियल लाइफ में एक के अंदर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2, परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया, दूसरे में परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया तो 0.6, तो फ्रैक्शन कंज्यूम्ड 0.2, फ्रैक्शन कंज्यूम्ड 0.6। टीएफ के फॉर्मूले में चले जाओ, और दोनों में टीएफ की वैल्यू, हम नहीं कह रहे हैं कि वो सेम परसेंट, एक T20%, एक T60%, बट उन T20% और T60% की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि सेम टाइम बोला गया है कि गिवन टाइम में एक का 20% खर्च हुआ, यानी जो एक के लिए T20% है वो दूसरे के लिए T60% है, तो वो टाइम इंटरवल्स बराबर हैं, तो एक का T20% दूसरे के T60% के इक्वल कर दो। ये थॉट ऐसे आने चाहिए। ठीक है, कि परसेंटेजेस दे रखे और गिवन टाइम दे रखा है, तो टाइम हमारे पास में सेम चला गया, T20% और T60% का। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे अब। तो T20% ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू T60% ऑफ सेकेंड रिएक्शन।
T20% ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू T60% ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ठीक, तो T20% का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ln ऑफ 1/1 माइनस 0.2, परसेंटेज कंज्यूम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये रहा वो 0.2, तो 1 माइनस एफ अपॉन इसका के इफेक्टिव 1 K1 या सिंपली K1। इधर की तरफ लॉग नेचुरल 1/, परसेंटेज कंज्यूम्ड 60 है तो फ्रैक्शन कंज्यूम्ड 0.6, तो 1 माइनस एफ की वैल्यू, मतलब सॉरी 1 माइनस एफ ये लिख दिया, अपॉन के इफेक्टिव 2 इंटू K2। हो गया खत्म क्वेश्चन। K1 को इधर ले आओ, लॉग वाला पार्ट सब इधर ले आते हैं, तो ये 1/0.8 दैट इज 10/8 दैट इज 5/4, तो ln 5/4, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट ln 5/4, ये 0.4 आएगा, 1/0.4 दैट इज 10/4, 5/2, ln 5/2 को इधर लेके आ गए और ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ये आ गया 2 ऊपर, और ln 5/2 इसके डेनोमिनेटर में, K1 को इधर न्यूमरेटर में, K1/K2, ये आपका आंसर है। अब इसके अंदर आप बेस चेंज करके बेस 10 पे ला करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने आयनिक के अंदर ठीक ठाक सवाल किए तो आपको याद होगा कि हम लॉग की वैल्यूज 1 से 0 से 1 से लेके 9 तक की, 10 तक की ध्यान रखते हैं। तो log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू 0.6, बेस 10 पे बता रहा हूं ना, तो रेशियो ले रहे तो 2.303 दोनों में आएगा, वो 2.303 दोनों में कट जाएगा, तो इसको बेस 10 पे लिख के कर सकते हैं। तो मैं यहां तक लिख दे रहा हूं, चलो K1/K2 इज इक्वल टू 2 log 5/4 अपॉन log ऑफ 5/2। अब ये बेस 10 पे आ गए तो इनकी वैल्यूज आपको पता है, सॉल्व की जा सकती हैं। 0.7, 0.6, 0.1, 0.2, 0.2 और log 5, 0.7, 0.3, 0.4, 1/2, ठीक है, 1/2 आ रहा है वो, 1/2, 1/2, आदित्य 1/2, टाइपिंग मोड से बाहर आओ, ठीक है, 1/2 आ गया ये, log 5 0.7, 0.7, 0.6, 0.1, 0.2, 0.2 अपॉन 0.7 माइनस 0.3, 0.4, 0.2/0.4, 1/2, ठीक है, 1/2 आ रहा है। प्रद्युम्न तुम्हारा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, पिछले साल में स्टोइक्योमेट्री T इक्वल टू T लाइफ आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। अलग से बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि उस सवाल को मैं तुम्हारे सवाल को समझने के अंदर इतना समय लग जाएगा और फिर पिछले सवाल पे जाएंगे तो फ्लो टूटता है, ठीक है, वो अलग से पूछ लेना क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, तो ये ऐसे हो गया, ये टाइप के सवाल कर लेने के बाद अब आपका बिगनर बॉक्स 2 अच्छे से बनना चाहिए ना। बिगनर बॉक्स 2 का कंटेंट अभी बनना चाहिए आपको। एक सवाल और कर लेंगे तो वो एक और डोमेन उसका कवर कर लेता है। अगला सवाल लिख रहे हैं, फॉर ए गिवन रिएक्शन A + 2B for a given reaction A gaseous state plus 2B giving product P, the observed rate law is R equal to K into concentration of A into concentration of B की power half. The reaction is started with the reaction is started with 0.1 molar of A and 100 molar of B. The reaction started with 0.1 molar of A and 100 molar of B respectively.
if the observed half-life of the reaction, if the observed half-life of the reaction is 10 seconds, then find वैल्यू ऑफ के। जिन भी बच्चों को किसी भी तरह की सवालों में कुछ दिक्कत आती हो, तो एक तो मैंने आपको काम बोला, आपको याद है ना, 3 बार लिखने वाला, थ्योरी की सारी चीजें एक एक चीज अपने हाथों से लिखी और मेंटली रिकॉल करते हुए बिना कॉपी में से देखे, देख देख के नहीं लिखना है। जैसे आज के सवाल घर पे जाके दोबारा एक एक सवाल के अंदर पॉइंट्स पकड़ना कि क्या सवाल था और कैसे प्रोसीड किया गया, उन पॉइंट को दिमाग में सेट करना जरूरी है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बिल्कुल कर सकते थे, है ना, जो लॉग वाला फॉर्मेट है ln ऑफ a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के इफेक्टिविटी, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहता भी हूं कि ये फॉर्मूला तो मैं कभी यूज करता ही नहीं था, पार्शियल लाइफ वाला मैंने तो कभी याद ही नहीं किया था, मैं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से करता रहा हूं, हमेशा एक ही फॉर्मूले पे चलता था। बट ठीक है, अभी याद रहने लगा है तो जो चीज हेल्पफुल हो सकती है उसको यूज कर ले। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बिल्कुल किया जा सकता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है काव्या? नहीं, आंसर सेम आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, दोबारा चेक कर लेना, आंसर तो ये आएगा। क्योंकि वो जो नीचे कॉन्सेंट्रेशन डलता है ए नोट बाई ए टी, तो उसमें ए टी में 20% खर्च करके डालना ना, ये 20% 0.2 ए नोट मत डाल देना, 0.8 ए नोट आएगा ए टी की जगह पे, दूसरे वाले में 0.4 ए नोट आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर जीत बोल रहे हैं ln 2 बाय 10, आदित्य कहते हैं ln 2 बाय 20, शिवांकर ने वैल्यू निकाल दी ln 2 बाय 10 की 0.0693। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर है, इसमें से 2 के सेम है। मोक्ष का भी वही आंसर है ln 2 बाय 10, ln 4, 6 ln 2, अब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सवाल के अंदर मुख्य बात क्या है देखने की, आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना, आप लोग इसको कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सवाल फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है ना भाई, दिखने में तो दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है ये। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हाफ है, तो ओवरऑल ऑर्डर 1 प्लस हाफ 3/2, so this is the real or true order of the reaction। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज पे थोड़ी नजर दौड़ाएं, ठीक है, हर सवाल कुछ कहता है, हर सवाल का एक पर्पस रहता है, एक इंटेंट के साथ वहां पे इंटेंशनली डाला गया है। तो जैसे इस सवाल के अंदर एक पॉइंट कवर किया जा रहा है, सूडो ऑर्डर वाले थॉट पे जा रहे हैं हम, कि ए के कॉन्सेंट्रेशन के सामने बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 1000 गुना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज मच मच ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब है कि रिएक्शन में ए का अगर पूरा अमाउंट भी खत्म हो गया ना, 0.1 पूरा खत्म हो गया, तो बैलेंसिंग ये कहती है कि इसके कंपैरिजन में डबल जाएगा, तो इसका 0.2 खत्म हो जाएगा। 100 में से 0.2 नेग्लिजिबल है हमारे लिए। वो कब देख रहे हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो कंप्लीशन तक तो वैसे भी नहीं जा रहे। तो द पॉइंट इज वी कैन एज्यूम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू बी कांस्टेंट प्रैक्टिकली थ्रू आउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन में बी का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवली कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो ये है टर्निंग पॉइंट, है ना। कभी कभी होता है ना, एक ऐसा मोमेंट आता है बोलते टाइम, जैसे मुझे लगा एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से मेरा आपको बताने का मन कर रहा है कि सवाल किसी भी चैप्टर के अंदर जब हम कर रहे होते हैं, तो उस चैप्टर के अंदर कुछ 20 बातें 25 बातें होती है जो एकदम ही हाईलाइटेड होती है, जो कहीं ना कहीं बार बार सवालों में यूज हो रही होती है, उनको एकदम निचोड़ के रखना चाहिए अपने पास में कि ये समरी है। जैसे कि इस सवाल के अंदर ये पॉइंट कि हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बहुत ज्यादा है के सामने, तो प्रैक्टिकली वो कुछ भी खत्म नहीं होगा, सो दिस बिकम्स कांस्टेंट। तो ये इस सवाल का टर्निंग पॉइंट है। इस सवाल ने हमें ये पॉइंट सिखा दिया, अच्छा ऐसे सोचना पड़ता है कभी कभी। तो नाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बीइंग कांस्टेंट कैन बी मर्ज इनटू दिस कांस्टेंट के, तो के और ये दोनों मिलाकर के एक नया कांस्टेंट के एपरेंट, ठीक है, उस केस में ये यहां से गायब हो जाएगा, इसमें मर्ज हो जाएगा, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखेगी और बिहेव करेगी,
क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रह रहा है प्रैक्टिकली, तो रिएक्शन इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन का ट्रू ऑर्डर है 3/2 बट इट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये। और के अपेरेंट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दैट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब वो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर की तरह अपन जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो जो बच्चे समरी बनाते हैं ना वैसे लिख के चलते हैं कि उस पर लिख लेते हैं। सूडो ऑर्डर का ये सवाल आ गया, सूडो ऑर्डर कि इसके अंदर हमने सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कवर किया था, या टर्निंग पॉइंट को सवाल में कहीं लिख लेते हैं कि इस सवाल से क्या सीखे, इस वाले से क्या सीखे, इसमें क्या ध्यान रखने का था, ऐसे ऐसे अपन लिखते जाएंगे तो अपन सीखते जाएंगे, वही चीजें काम आएगी। तो लिखते हैं एज concentration of B is much greater than concentration of A, thus it practically stays constant during the reaction. Practically stays constant during the reaction. And hence the rate law can be written as R equal to K apparent, K A double P, K apparent into concentration of A. Where K apparent is K into concentration of B की पावर हाफ। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन पे और इसके नाम पे मत जाओ ज्यादा, सिंपली ये तो देखो कि के लिखा आपके लिए तो के लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट जिसको हम के लिखते थे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ आर इक्वल टू के ए वो लिखा हुआ है। और ये रही हमारी रिएक्शन, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जिसके रेस्पेक्ट में सारी बातें चल रही है, बी तो अत्यधिक मात्रा में है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, n1 इंटू के जो के इफेक्टिव बनता था, तो n1 1 इंटू हमारा के अपरेंट वो हमारा के इफेक्टिव हो जाएगा। सो के इफेक्टिव जो कि n1 इंटू के होता था, तो वो हमारे पास में आ जाएगा n1 की वैल्यू 1 और के हमारे पास में के अपरेंट है, तो के इफेक्टिव ही के अपरेंट हो गया। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय के इफेक्टिव होता है, और के इफेक्टिव तो के अपरेंट हो गया है सीधा सीधा। मान लो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मान लो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता या कुछ भी होता, तो उस केस में वो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे ऑफ कोर्स, है ना, के अपरेंट से, तो 2 होता तो 2 इंटू के अपरेंट वो हमारा के इफेक्टिव होता और वो यहाँ यूज होता। तो ये तो दिया हुआ 10 सेकेंड, ln2 बाय के अपरेंट की वैल्यू क्या है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर हाफ, तो के निकालना था, के को इधर भेज दिया और 10 को इधर ले आए, और बी का कॉन्सेंट्रेशन है 100 की पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि 10 आ गया, ln2 बाय 100। यूनिट्स की बात करें, यूनिट क्या आएगी ये बताओ, ln2 बाय 100 है ना, 0.2 थोड़ी आएगा ये, 0.693/100। उत्कर्ष कह रहे हैं पर सेकेंड, सब कह रहे हैं सेकेंड इनवर्स या ऐसा कुछ, पर मिनट प्रद्युम्न का कहना है, पर सेकेंड की पर मिनट। ये आज सुबह की बैच में भी हुआ था, उस टाइम पे ये पॉइंट डिस्कस होना रह गया, मतलब विचार में नहीं आया उस टाइम पे। चलिए
देख लेते हैं, साइंस के बच्चे बढ़िया ऑब्जर्वेशन से चलते हैं ना। क्या के क्या के फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, या के अपरेंट फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है? के अपरेंट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसकी यूनिट आती है पर यूनिट टाइम, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ऐसी यूनिट होती है। ये तो ट्रू ऑर्डर जिसका 3/2 ऑर्डर था रिएक्शन का, उसका रेट कांस्टेंट है 3/2 वाले का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहनी चाहिए आपको, ये हाईलाइटेड पॉइंट है एक तरह से। तो इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो आएगी, मोलैरिटी में चल रहे हैं अपन लोग, हाँ मोलैरिटी में चल रहे हैं, तो मोलैरिटी पावर 1 माइनस एन, मोलैरिटी पावर 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड, ln2/100 मोलैरिटी की पावर माइनस हाफ पर सेकेंड। यानी कि आपका सवाल के अंदर अगर ऑप्शन ऐसे दो दे दिए उन्होंने, एक पर सेकेंड और एक ये वाला, पूरा सब मेहनत से सही किया, इतना दिमाग लगा, मान लो सही किया होगा आपने, एक यूनिट की वजह से गलत हो सकता है, तो ये आएगा ना, पर सेकेंड पर मोल नहीं आएगा। आपने देख लिया होगा मोलैरिटी पावर 1 माइनस एन होता है, और ऑर्डर हमारे पास में ए के रेस्पेक्ट में 1 था और बी के रेस्पेक्ट में हाफ था, तो टोटल ऑर्डर 3/2 था। ठीक है, तो मोलैरिटी पावर माइनस हाफ पर सेकेंड। ठीक, तो यहां पे वो पॉइंट आ गया हमारे पास में, के इज ट्रू रेट कांस्टेंट, हालांकि सिंपली रेट कांस्टेंट का मीनिंग भी वही है, ट्रू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हैविंग ऑर्डर 3/2, उसी का ही दिया गया था रेट लॉ के अंदर, अगर आप देखें तो के उसी में लिखा हुआ था, के इज ट्रू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हैविंग ऑर्डर 3/2, के अपरेंट is the apparent rate constant of the pseudo first order reaction, pseudo first order reaction, सूडो का नाम मतलब जैसे फॉल्स टाइप होता है ना, छलावा कर रहा है, एक्चुअल में रिएक्शन 3/2 ऑर्डर की, बट क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि उसका इंपैक्ट काइनेटिक्स में नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट ही पड़ा हुआ है रिएक्शन में, क्योंकि वो कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो केवल ए से कंट्रोल हो रही है, और ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था, तो रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑल्दो इट इज हैविंग एन ऑर्डर ऑफ 3/2। सो फर्स्ट ऑर्डर का छलावा चल रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो के अपरेंट की यूनिट्स बोलते तो वो पर सेकंड आती, के की यूनिट मोलैरिटी पर माइनस हाफ पर सेकंड। ठीक है, सो दिस वाज अनदर हाईलाइट पॉइंट इन द प्रॉब्लम। चलिए, सवाल ये भी अपना कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बिगनर बॉक्स 2 को बढ़िया से करना, ईमानदारी से देखो। सवालों को करते टाइम मैं बार बार कहता हूं, एक तो कोई भी चैप्टर जब आप पहली बार करते हैं उतना समय जीवन में आप दोबारा कभी नहीं दोगे उस चैप्टर को, जितना समय जैसे अभी काइनेटिक्स चल रहा है एक लंबे टाइम तक चलेगा, आगे भी क्लासेस और लगेंगी, तो इतना समय आगे जीवन में कभी काइनेटिक्स को नहीं दोगे। और कोशिश ये किया करें कि अपने चैप्टर में रिपीटिशन कम हो। रिपीटिशन रिवीजन के पॉइंट से जब होते हैं कि पहली बार बहुत अच्छे से किया, बाद में रिवाइज करने के लिए रिपीट हो रहा है, दैट इज गुड, बट अगर पहली बार में कच्चा सा रह गया कि हाँ ठीक से हुआ नहीं, करेंगे अच्छे से, फिर दोबारा करने लगे, फिर ठीक से नहीं किया, फिर ठीक से नहीं किया, ऐसे चलता है ना, तो उसमें आपका फोकस वाला पार्ट लूज होगा। ऐसे ही सवालों के साथ है कि मॉड्यूल के सवाल जैसे तैसे थोड़े से एफर्ट डाला हल्का फुल्का, फिर अपन ने डिस्कस कर लिया और डाउट क्लियर कर लिया, लेकिन उतना इंटेंसिटी से इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो सवाल वेस्ट हो रहे हमारे, जिससे हम सीखते वो वेस्ट होते जा रहे। तो अब ये सब करने के बाद में आपके मॉड्यूल के सारे सवाल बन जाने चाहिए, है ना। कोई कोई सवाल में दिक्कत रेयर आ जाए, जैसे अगर मैं आपको नंबर ऑफ डाउट्स की पॉसिबिलिटी दूं, ये मैं कभी करता था, मुझे याद है बिगनर बॉक्स नंबर 2 के अंदर, वैसे बच्चों ने डाउट्स पूछे ऑलरेडी, 2 लिमिट है ना, 2 नंबर ऑफ डाउट्स की लिमिट है 2, 2 से ऊपर डाउट नहीं आने चाहिए। हाँ, वर्कशीट के सॉल्यूशन तो मैंने नहीं सेंड किए, वो मैं आज सेंड कर दूंगा, बट आपको मैंने हिंट्स भेजे थे
हिंट मिल गए थे ना, हिंट भेजे थे। हाँ, तो हिंट के अंदर लगभग काफी सारी बातें, काम काम की टर्निंग पॉइंट वगैरह दे दिए थे। हिंट देखने के बाद कितने बच्चों के सवाल और बन गए थे? जिनके बन गए वो यस 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 बोल सकते ना। ठीक है, तो हिंट लगा, देखो हिंट लिखते टाइम मैंने इतना सोचा, एक तो असाइनमेंट बनाया मैंने, उसमें समय लगा, फिर मैंने सोचा हिंट भी बना दूं कि बच्चों से ही करवाते हैं, एक सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज सॉल्यूशन दो। तो ये पर्पज यही था कि आप लोगों से ही करवाया जाए जहां तक हो सके। तो हिंट से आपको टर्निंग पॉइंट वगैरह मिले होंगे कहीं ना कहीं कि अच्छा ये पॉइंट ध्यान देने का, यहाँ ये गलती हो रही है। अब मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर एक मेहनत और लगेगी, दोबारा भेज देंगे। अब सवालों को यहाँ पर विराम देने से पहले एक सवाल होमवर्क के लिए। ये सवाल सोचना है आपको, बहुत टेढ़ा सवाल है, थोड़ा ही टेढ़ा है वैसे, बहुत टेढ़ा नहीं, लेकिन नयापन है। दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। तो अभी 2 सवाल होमवर्क हो गए, और होमवर्क प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस क्लास में नहीं करेंगे। होमवर्क का सॉल्यूशन मैं आपको पोस्ट कर दिया करूंगा, बस आपको मेरे को रिमाइंड करा देना है। जैसे ये जो होमवर्क प्रॉब्लम है, ये सुबह की बैच में भी मैंने दिया है, और उनको मैं आज इसका सॉल्यूशन रात में पोस्ट करने वाला हूँ 9 बजे करीब, यही वाली प्रॉब्लम। तो कोशिश करें अगर आप भी क्लास खत्म होते इसको अटेम्प्ट कर लें, बढ़िया से ट्राई कर लें, तो 9 बजे इसका सॉल्यूशन आपको भी भेज देंगे। फॉर अ रिएक्शन A + 2B गिविंग AB2, फॉर अ रिएक्शन A gas plus 2B gas giving AB2, for a reaction A gas plus 2B gas giving AB2, the experimentally determined rate law the experimentally determined rate law is given as minus dB by dt। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के फॉर्म में दे रहा हूं मैं 0.0693 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर हाफ, concentration of B की पावर हाफ। The experimentally determined rate law is given as, ये लिखा हुआ है, if reaction is started with stoichiometric proportions, if reaction is started with stoichiometric proportions of A and B, then find value of T 75%। ठीक है, होमवर्क सवाल। समय बहुत चला गया हमारा आज, तो सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले, nth ऑर्डर, ये करना था। एक क्लास बचेगी आपके टेस्ट से पहले, उसमें चीज़ें अभी आगे की पढ़नी है हमें। बस ये अच्छी चीज़ की क्लास के अंदर अगर अलर्ट अटेंटिव रहे, क्लास के अंदर अगर अलर्ट अटेंटिव रह के सब चीज़ें कर ली यहीं, तो टेस्ट के लिए अलग से काइनेटिक्स में तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई कर लेना। अब हम लोग जा रहे हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। थोड़ी चीजें लिख लेते हैं, समय हमारे पास थोड़ा सा, और फिर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए उसमें ही n की वैल्यू प्लग कर देंगे। तो जनरल रिलेशन निकालेंगे nth ऑर्डर के लिए क्या क्या फॉर्मुलेशन आते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है nth ऑर्डर या nth ऑर्डर रिएक्शन।
तो वही रिएक्शन जो हमेशा लेते हैं अपन, N1A से बन रहा है N2B, रेट कांस्टेंट के, T इक्वल टू 0 पे A से चालू किया, ये 0 था, T इक्वल टू T पे इसमें से X चला गया, ये N2/N1X बन गया। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सब में ऐसे ही शुरुआत करते रहे। ठीक है, पहली चीज डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ nth ऑर्डर के लिए कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, हार इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में 0 था, फर्स्ट ऑर्डर में 1 था, nth ऑर्डर में n आ गया। ये डिफरेंशियल रेट लॉ या सिंपल रेट लॉ बोल दिया अपन ने। इसको अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो दिस बिकम्स माइनस DA/dt। बस यहाँ के की जगह पे N1 के, बाकी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी N2 के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n। तो आप तो बस ये वाला ध्यान रख सकते हो, ये सब निकल आएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में लिखना आपको आता है। ग्राफ की बात करूं, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं सिर्फ इस वाले के लिए। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, ऐसा। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा, ये तो होता ही है, डेफिनेशन है, बट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? के। तो यहाँ पे अगर माइनस DA/dt आ जाएगा तो स्लोप N1 के, dB/dt में N2 के, बाकी नेचर ऑफ ग्राफ सेम। ठीक है, कौन सा वाला टी हाफ से कर सकते हैं? इस सवाल की बात करो होमवर्क वाले की, तो इसके बारे में बात मत करो, ट्राई करो, सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हो, जो जो बच्चे सॉल्व कर लें वो सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ खत्म। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसके इंटीग्रेशन से निकाल देते हम, चलो निकालते हैं। तो यहां से चालू किया, माइनस DA/dt इज इक्वल टू N1 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, ए की पावर n को उधर ले आते हैं, dt को उधर ले आते हैं और माइनस साइन भी इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स dA ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n। ऐसा ही पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में किया है, माइनस N1 के dt। इंटीग्रेशन की लिमिट्स, समय चला 0 से t तक और कॉन्सेंट्रेशन चला A0 से AT तक। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, वैसे कॉमन सा है वो, मतलब सोच कॉमन सेंस जैसा है। इंटीग्रेशन में मैंने लिमिट्स, सब बच्चे सुनेंगे, 0 से लगाइए ना, 0 से t टाइम तक, तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, इसके अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट करने पे। लेकिन अगर ये टाइम 0 की जगह कुछ और इंस्टेंट होता कि टाइम t1 से लेके t2 तक जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी की एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक दूसरी पर्टिकुलर, a एट t1, कॉन्सेंट्रेशन एट t1 से कॉन्सेंट्रेशन एट t2 तक, वैसा भी एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी वैसा भी लिख रहे होते हैं, तो उसमें 0 से t की बजाय t1 से t2, तो जहां जहां आपका फॉर्मूले में t होता ना, जो इंटीग्रेटेड रेट में t था, वहां t की जगह क्या डलता है? t2 माइनस t1, क्योंकि जो t है वो आपका एक्चुअली t माइनस 0 है, t माइनस 0, ये लिमिट सबट्रैक्ट करके t माइनस 0 की वैल्यू टी आर की होती है। लेकिन अगर आपने 0 से चालू नहीं किया है तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 ऐसा फॉर्मूले में डाला जा सकता है। तो रैंडम इंस्टेंट से चालू करोगे तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही साइडलाइंड पॉइंट है। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, 1/a की पावर n का इंटीग्रेशन, ये आप लोग गणित के विद्यार्थी हैं, कर लेंगे, चेक कर लेना जो मैं लिख रहा हूं अभी। a की पावर माइनस n प्लस 1 किया, a की पावर 1 माइनस n माइनस 1, तो 1/1 माइनस n, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर n माइनस 1 with the limits at and a naught।
माइनस N1 KT। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देते हैं इसमें। तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t जो होता है AT बार n-1 माइनस 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 की पावर n-1, और वो 1 - n को इधर ले आते हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको भी n-1 बना लेते हैं, n-1 N1 KT। और N1 के इफेक्टिव होता है अपना, तो उसको ऐसा लिख लेंगे 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t की पावर n-1 माइनस 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 इक्वल टू n-1 इंटू के इफेक्टिव t। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, याद करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ऐसे दर्शन कर लो कि हाँ ये, और याद वैसे हो जाता है ना, n-1 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 सिमेट्री चल रही एकदम बढ़िया। रेसिप्रोकल में होता है और n-1 पावर में चल रहा होता है, यहाँ भी n-1 होता है। के इफेक्टिविटी तो सदा से चला ही रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये रिलेशन के अंदर आप n की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए इसका इंटीग्रेशन को फॉर्मेट लॉग में चलाया था वो, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन अलग तरह से होता है। तो n इक्वल टू 1 को छोड़ करके बाकी सब के लिए वैलिड है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, n की वैल्यू 0 डाल के देखोगे तो आपको 0 ऑर्डर वाला लो आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा, ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, ठीक। सारा बढ़िया से रिकैप कर लेना, 2 सवाल होमवर्क में ट्राई कर लेना। दूसरा वाला सवाल थोड़ा टेढ़ा है, उससे पहले वाला बहुत सरल था, ओरली टाइप हो जाएगा, ठीक है। बी का कॉन्सेंट्रेशन ही निकालेंगे बना, ठीक है, कभी नहीं निकालेंगे, बस इतना ही, nth ऑर्डर में इतना ही रहेगा, nth ऑर्डर में इतना ही देखेंगे बस। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपन परसों। BB2 कंप्लीट, यस, चलिए टेक केयर।